अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो ये आप लोगों का टेस्ट भी है और प्लस रिवीजन भी है, क्योंकि इस टेस्ट में मैं आप लोगों से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछूंगा जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ आप लोगों के क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जैसा कि सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज शाम को आप लोगों का साइंस का टेस्ट होगा। आज सुबह में आप लोगों की कोई क्लास नहीं ले पाया था, क्योंकि सुबह मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी वजह से सुबह मैं कोई क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों का टेस्ट ज़रूर होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें से 6 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स के होंगे और 4 क्वेश्चंस आप लोगों के केमिस्ट्री के होंगे। तो जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसके 10 या 15 सेकेंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। और कल भी मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आज का आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है। आपको यहाँ पे बताना है कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार करवाया हुआ है, तो आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने मात्रक के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अलग से बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको सभी मात्रक डिटेल में बताए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में मात्रक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी न्यूटन पर मीटर, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। तो एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। आपको यहाँ पे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका टोटली कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है।
तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, आपको यहाँ पे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ही क्यों हुआ, इसका रीजन मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दी है। तो यहाँ पे समतल दर्पण से वस्तु की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। तो जब यहाँ पे समतल दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, और समतल दर्पण का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। ऑप्शन ए यानी 10 सेंटीमीटर, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पे इस्पात लिखा हुआ है, इस्पात मतलब स्टील, ध्यान रखिएगा, स्टील, यानी निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। इस्पात मतलब स्टील होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार सॉल्व करवाया हुआ है। और जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण वाला, वहां पे भी मैंने आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझाया हुआ था। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। क्वेश्चन क्या है कि भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। भूस्थायी उपग्रह को हम इंग्लिश में बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार सॉल्व कराया है, और थ्योरी पार्ट मैंने जब आपको पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर का, वहां भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 24 घंटे। यानी भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको भूस्थायी उपग्रह के बारे में बता देता हूं। तो ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है,
भूस्थायी उपग्रह कहलाता है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन डी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 24 घंटे, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूस्थायी उपग्रह को हम इंग्लिश में बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे क्या दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आंखों की दवाई के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आंखों की दवाई के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पोटाश एलम। अब यहाँ पे पोटाश एलम लिखा है, यानी फिटकरी, फिटकरी को ही हम पोटाश एलम कहते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे फिटकरी भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। पोटाश एलम और फिटकरी, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। फिटकरी को हम पोटाश एलम के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है फिटकरी की और इसका केमिकल फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये होता है फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला। और मैं आपको बता दूं कि फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। सीधे सीधे आपसे फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये होता है फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोटाश एलम, और पोटाश एलम फिटकरी ही होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है और सार्थक अंक से रिलेटेड है। सार्थक अंक से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक कागज की मोटाई 0.0428 मीटर है, मापन में सार्थक अंक होंगे। तो आपको यहाँ पे मापन में सार्थक अंक बताने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मोटाई आपको यहाँ पे कितनी दी है, 0.0428 मीटर दी है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सार्थक अंक का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको सार्थक अंक का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3। यानी इसमें कितने सार्थक अंक है, 0.0428 में कितने सार्थक अंक है, तो 3 सार्थक अंक हैं आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे रूल क्या यूज हुआ है ये मैं आपको बता दूं। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं, यही रूल आपका यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट आपका लगा है, यहाँ पे देखिए कि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई
अशून्य अंक हैं, तो अशून्य अंक से हमारा मतलब होता है 1 2 3 4, यानी जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो तो आपका क्या होता है, जीरो तो आपका शून्य होता है, ये अशून्य कहाँ होगा। तो जैसा कि देखिए कि दशमलव से पहले यानी पॉइंट से पहले आपका कोई अशून्य अंक है तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो शून्य है, जीरो है। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग हो गया हमारा। और मैंने आपको क्या बताया कि यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ दशमलव के पहले तो कोई अशून्य अंक था नहीं, और यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका जीरो है, तो हम इस जीरो को नहीं काउंट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे कितने अंक बचते हैं, ये 4 है, 2 है, 8 है, यानी 3 अंक, यही तीनों आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। रूल मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे रूल मैंने क्या अप्लाई किया है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। और ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पूरा डिटेल में मैंने आपको सार्थक अंक पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक हफ्ते पहले ही करवाया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि H2S में बंध होगा। अब यहाँ पे H2S लिखा हुआ है, ये किसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का लिखा हुआ है। ठीक है, किसका लिखा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड का लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है, और एक ट्रिक नहीं 2 ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो आशा करता हूँ सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट देंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि H2S में बंद होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सहसंयोजक बंध। मैंने आपको क्या बताया है, जहां भी आपको H लिखा हुआ मिले आप वहां पे तुरंत समझ लीजिए आपका वहां पे क्या होगा, सहसंयोजक बंध होगा। यहाँ पे H2S लिखा है, इसके लिए एक ट्रिक और है, H2S। आप यहाँ पे H और S को पकड़िए, अगर आप हिंदी में से लिखेंगे H तो यहाँ पे हा आएगा, और S को लिखेंगे तो यहाँ पे सा आएगा, हस। यहाँ पे हस का साउंड आएगा। ठीक है, अब हस इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा, और फिर सह का मतलब सहसंयोजक बंध। आप इस ट्रिक को कनेक्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो 2 ट्रिक मैंने आपको बताई है, जो आपको पसंद है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कर सकते हैं, कभी आप नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सहसंयोजक बंध, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द्रव में अंशतः डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है। क्वेश्चन क्या है कि द्रव में अंशतः डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अपवर्तन। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी द्रव में अंशतः डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है अपवर्तन। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि निम्न में से कौन सा लिथियम का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होंगे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा लिथियम का अयस्क है।
तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अयस्क के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैंने आपको सभी धातु, उनके अयस्कों के बारे में और उनके केमिकल फॉर्मूले सभी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में अयस्क से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोडियमीन, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा लिथियम का अयस्क है? तो स्पोडियमीन है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था और टेस्ट में ही पूछा था, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा था। और आज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा लिथियम का अयस्क है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्पोडियमीन। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फिर इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। और कल के क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कल भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप सभी लोगों ने आंसर बताया था। अभी मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको टेस्ट में ही कई बार कराया है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। और वैसे भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैक्सिमम लोग कर पाएंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। अब चलिए मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेता हूँ। तो ये आज का आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है? ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए आपका है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी खाने का सोडा और ऑप्शन डी आपका दिया है धोने का सोडा। तो चारों ऑप्शंस आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइएगा, ए बी सी डी ऐसे मत बताइएगा, लिख के बताइएगा। अब चलिए मैं आपको कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। कल मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका कल का प्रश्न है। तो कल के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 300 ग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने आंसर करेक्ट बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने गलत भी बताया था। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको 3 से 4 बार कराया है। तो ये इसका आंसर आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। मैंने देखा था मैक्सिमम लोगों ने तो सही बताया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर गलत बताया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम, यानी उतना ही रहेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि द्रव्यमान सदा समान रहता है, भार में परिवर्तन होता है, ना कि द्रव्यमान में। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। जो द्रव्यमान होता है वो सदा समान रहता है। जो यहाँ पे पृथ्वी पर द्रव्यमान है वही चंद्रमा पर भी रहेगा,
परिवर्तन किसमें होता है? भार में परिवर्तन होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 300 ग्राम, यानी इतना ही रहेगा। रीजन मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि द्रव्यमान सदा समान रहता है, भार में परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, जब कल आप लोगों का टेस्ट होगा तो वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में मैंने आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट हुए हैं। और अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।